नमस्कार दोस्तों। अगर कोई आदमी आपको 400 करोड़ रुपए का ऑफर दे तो सोचिए आप क्या करेंगे। 400 करोड़ रुपए का ऑफर, क्या आप मना कर देंगे? हां, मना कर सकते हैं। अगर आप खुददार आदमी हैं, आप अपने ईमान को बेचना नहीं चाहते हैं, तो आप मना कर सकते हैं 400 करोड़ रुपए के ऑफर को भी। लेकिन जरा सोचिए, 400 करोड़ रुपए का ऑफर सिर्फ इस बात के लिए दिया जा रहा है कि आप अपना मुंह बंद करिए। 400 करोड़ रुपए का ऑफर इसलिए दिया जा रहा है कि आप पलट जाइए, अपने कहे से पलट जाइए। इस बात के लिए आपको 400 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी। आप उस कंडीशन में शायद नहीं होंगे कि आप मना करें कि हां बोले। आप डर के मारे अंदर से कांप जाएंगे कि जो आदमी 400 करोड़ रुपए का ऑफर दे सकता है, वो आदमी क्या कुछ नहीं करवा सकता है। यहां तो 40 लाख रुपए वाला आदमी, 4 लाख रुपए वाला आदमी पता नहीं क्या करवा देता है। लेकिन 400 करोड़ रुपए का ऑफर किसी को इस बात के लिए दिया गया कि आप अपने कहे से पलट जाओ, मुकर जाओ, खामोश हो जाओ, शांत हो जाओ, भाग जाओ, छुप जाओ, बस सामने मत आओ। और उसके बाद में भी देखिए, आप वो पिता, वो उस लड़की का बाप, वो खड़ा है, डट करके खड़ा है। मैं कहानी बता रहा हूं आपको, आसाराम बापू, जिसको बापू कहने में भी शर्म आनी चाहिए। आसाराम, जिसने एक नाबालिग के साथ में घिनौना काम किया, वो नाबालिग जिसका परिवार उसका अनुयायी था, यानी उसको भगवान मानता था, और उसी के साथ में आसाराम ने घिनौना काम किया। और यह भी 15 अगस्त आजादी दिवस के दिन पर किया। लेकिन उसके बाद में आसाराम के तरफ से उस लड़की के बाप को 400 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, भाग जाओ, जो कहा है उससे पलट जाओ, मुकर जाओ। लेकिन उसका बाप अपना ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं है, आज तक नहीं बेचा। और अब आसाराम को जमानत मिल गई। 31 मार्च 2024 तक के लिए 75 दिनों की जमानत पर आसाराम है। उस बाप का, उस इंसान का सोचिए जरा एक बार, कितना बड़ा कलेजा होगा। कैसे उसने अपनी बेटी को जो है वो बचाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। उस वक्त में उसकी बेटी 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी दैनिक भास्कर ने एक इंटरव्यू किया है, और दैनिक भास्कर से इंटरव्यू में उस लड़की का पिता कहता है कि इसके गुर्गे लगातार घूमते रहते हैं, इसके गुर्गे इस तलाश में हैं कि हमें मार दे, हमें निपटा दे। उसके गुर्गे लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 3 गवाहों को मार दिया गया है अभी तक। आसाराम के केस में जो 3 बड़े गवाह थे, उनको शांत कर दिया गया, खामोश कर दिया गया, मार दिया गया। एक गवाह लापता है। अब लापता का मतलब मार दिया गया है, या कहीं पर पैसा दे करके बाहर भेज दिया है, या कहीं पर पैसा दे करके किसी दूसरे राज्य में उसको दूसरे नाम के साथ, दूसरी पहचान के साथ सेटल कर दिया गया है, पता नहीं। लेकिन आज वो पिता कह रहा है कि हम दहशत में हैं, हम कोर्ट में जाएंगे और हम जाकर के कोशिश करेंगे कि इस आसाराम की जमानत वो रद्द हो। यह भी कह रहा है कि इसको कोई बीमारी नहीं है। अगर इसको बीमारी होती तो यह आदमी खुलेआम ऐसे घूमता नहीं। यह आदमी जब जेल में था, जब तारीख पर आता है तो आदमी व्हील चेयर पर आता है। कहने को 84 साल की उम्र है, लेकिन आदमी जब व्हील चेयर पर आता है और जब जमानत मिल जाती है तो तस्वीरें देख लीजिए आप। यह आदमी हवाई जहाज से उतर रहा है, हवाई जहाज का सफर कर रहा है। तो उस लड़की के पिता ने यह सवाल उठाए हैं कि कैसे यह आदमी फिर इतना लंबा सफर कर रहा है। अगर यह आदमी बीमार है तो यह आदमी दवाई लेता। खबर आप देखिए। आसाराम के गुर्गे हमारा मर्डर करने घूम रहे हैं। रेप पीड़िता के पिता बोले 400 करोड़ रुपए तक का ऑफर मिला, 3 गवाहों की हत्या हुई। आसाराम को बेल गलत मिली है, उसको कोई बीमारी नहीं है। वो जोधपुर से उज्जैन, सूरत, इंदौर जा रहा है।
हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। क्या बीमार आदमी इतना सफर तय कर सकता है? कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करके वो अपने फॉलोअर्स से मिल रहा है, सत्संग कर रहा है। हम परमानेंट बेल के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। इन सारी चीजों में मोदी सरकार कहां खड़ी है? इन सारी चीजों में मोदी कहां खड़े हैं? सोचिए जरा इस बात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो मुख्यमंत्री होते हुए आसाराम के दरबार में हाजिरी भरने जाते थे, और आसाराम और नरेंद्र मोदी की जो मित्रता या वहां पर जिस प्रकार का रिश्ता वहां पर दिखाई देता था ना, कोई भी आदमी हो वो कांप जाएगा। उसको लगेगा कि नहीं भाई, इतना बड़ा आदमी जिसके दरबार में मुख्यमंत्री नाक रगड़ता है, जिसके दरबार में बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी नाक रगड़ते हैं, उसका हम क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन आखिरकार एक बाप की हिम्मत और एक बेटी के साहस ने वो कर दिखाया कि आज आसाराम को उम्र कैद जरूर हुई। और ये भी इसलिए हुई क्योंकि उस वक्त में कांग्रेस की सरकार जब थी, मनमोहन सिंह की सरकार, तो निर्भया का केस हुआ था, आपको याद होगा। और निर्भया के केस के बाद में नए कानून बने थे, और जब आसाराम का केस निकल करके सामने आया तो नए कानून के तहत आसाराम को सजा हुई थी। आसाराम ने 14 अगस्त 2013 को इस लड़की को बुलाया 1000 किलोमीटर दूर जोधपुर में अपने आश्रम में। आसाराम इसको बुलाता है, 12 साल की बेटी को। 15 अगस्त 2013 को वहां पर घिनौना काम अपने आश्रम के अंदर किया, लेकिन उसके 5 दिन बाद में इस बेटी ने एफआईआर करवाई दिल्ली के अंदर। जाहिर सी बात है, उसका पिता, उसका परिवार उसके साथ था। और ये बहुत हिम्मत की बात, बहुत दिलेरी की बात है कि आसाराम एक इतना ताकतवर शख्स, एक इतना बड़ा बाबा जिसके आगे तमाम नेता मंत्री संतरी सब नतमस्तक हैं, उसके खिलाफ एफआईआर करवाना दिल्ली के अंदर। एफआईआर होती है 5 दिन बाद में 20 अगस्त 2012 को। 31 मार्च 2013 को गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद में 2018 में इसको सजा सुनाई जाती है उम्र कैद की। और जोधपुर की सेंट्रल कोर्ट में तभी से आसाराम बंद है। लेकिन सोचिए जरा, अब जब आसाराम जमानत पर है, वो आसाराम जिसके पास पैसे की कमी नहीं, जिसके पास में पावर की कोई कमी नहीं, और वो आसाराम जिनके लिए कभी वोट मांगता था, वो लोग आज कहां हैं सब जानते हैं। तो वो आसाराम जब बाहर है तो आपको पता होगा, और ये जानकर के आपको हैरानी होगी, डीसीपी ने, पंकज पंत डीसीपी, जो कि शाहजहांपुर परिवार, ये शाहजहांपुर से परिवार आता है, वहां पर 2 सुरक्षा के जवान और बढ़ा दिए। कितनी बड़ी बात की है ना। डीसीपी पंकज पंत का बयान आया है कि शाहजहांपुर में जहां पर यह परिवार रह रहा है, वहां पर हमने 2 सुरक्षा के और जवान बढ़ा दिए हैं। हम सीसीटीवी से उस परिवार की निगरानी कर रहे हैं। परिवार का कहना यह है कि हम लगातार एक खुली जेल में कैद हो गए हैं। लड़की के पिता कहते हैं कि इसकी मां कहीं जाती आती नहीं है, इसकी मां का कहीं पर दिल नहीं लगता है, इसकी मां को अपमानित सा महसूस होता है किसी के साथ में उठने बैठने में, कहीं जाने आने में। सोचिए जरा, अब उस इलाके में, उस पूरे गांव में, उस पूरे शहर में, उस पूरे कस्बे में सब जानते हैं। मैं आपको उसकी फोटो नहीं दिखा सकता हूं, उनका गांव नहीं बता सकता हूं, उसका नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन उस इलाके में सब जानते हैं कि फला घर में फला लड़की है। उस लड़की ने आसाराम के खिलाफ गवाही दी, आरोप लगाया, उसकी वजह से वो जेल में चला गया। सोचिए कितना मुश्किल काम है ये कि आप फिर भी अभी तक जिंदा बचे हुए हैं। बहुत मुश्किल काम है ये। और कैसे वो परिवार अपने आप को बचा रहा होगा। जरा एक बार छोटी सी झलक सुनिए। भास्कर से जब इंटरव्यू दिया है इसके पिता ने, तो कैसे वो दर्द बयां कर रहे हैं, और उनकी जुबान में, उनकी बोली के अंदर एकदम ठेठ देहातीपन आ रहा है। यानी उसके पिता जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़े जो है वो रसूखदार आदमी नहीं है, मामूली सा आम शख्स है, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। भूखे घूमते रहते हैं तलाश में कि कब ये मौका मिले और कब हमारा मर्डर। इसको बेल गलत मिली, इसको कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टरों को इसने मोल्ड करके, प्रभावित करके अपने हक में इसने लिखा रखा है। अगर इसे बीमारी होती है, बीमारी की दवाई खाता, और ये जगह जगह सफर नहीं करता। जब ये जेल में था तो व्हील चेयर पे चलता था, अब ये पैदल क्यों घूम रहा है। ये सब कुछ आसान नहीं होता है।
और आसाराम पैंतरेबाजी में उसका कोई तोड़ नहीं है। आसाराम को जमानत पहली बार अब मिली है, लेकिन वो पैरोल पर कई बार बाहर आ चुका है। और भाजपा सरकार में तो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब जब चुनाव आते हैं या चुनाव जब भाजपा जीत जाती है तो बोनस के तौर पर इन लोगों को पता नहीं बाहर कर दिया जाता है क्या, या चुनाव जितवाने के लिए इन लोगों को बाहर किया जाता है। और जब भाजपा की सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछो तो कहता है हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये कोर्ट में नियम कायदे हैं, दिशा निर्देश है, उसी के हिसाब से मिलता है। लेकिन वही कोर्ट, वही अदालतें उमर खालिद को जमानत नहीं दे पाती हैं। वही कोर्ट, वही अदालतें सिद्दीकी कप्पन जैसे लोगों को, उनको बाहर निकालने के लिए कितना लंबा वक्त लगा देती है। तो ये सोचना होगा कि कैसे जो है वो सिस्टम काम करता है, सरकारें काम करती है, अदालतें काम करती है। आसाराम के कुछ पैतरे आप देखिए किस तरह से उसने जेल से बाहर आने के कौन कौन से तरीके अपनाए हैं। एक बार कोरोना पॉजिटिव हो गया, फिर कहा कि मुझे आंतों के अंदर रक्तस्राव होता है, यानी रक्त जो है वो बहता है। हरिद्वार में इलाज कराने के लिए 2 महीने की जमानत मांगी थी। अपने ही आश्रम में इलाज के बहाने जमानत मांगी कि इलाज मेरे ही आश्रम में किया जाए। 2 बार हार्ट अटैक पर एम्स से इलाज नहीं करवाया। 2 बार हार्ट अटैक आया लेकिन एम्स से इलाज नहीं करवाया। एम्स में इलाज के दौरान सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी और महाराष्ट्र के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज की मांग की थी। मतलब इतना स्पेशल, इतना खास है आसाराम। अब जरा देखिए कब कब इसको जो है जमानत मिली है। आसाराम को पैरोल कब कब मिली है, जमानत पर पहली बार बाहर है। 2 सितंबर 2013 को आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 7 अगस्त 2024 को पहली बार 7 दिन के पैरोल पर इलाज के लिए बाहर आया। 11 नवंबर 2024 को दूसरी बार 30 दिन के इलाज के लिए पैरोल फिर मिली। 15 दिसंबर 2024 को तीसरी बार 17 दिन की पैरोल मिली और कुल 22 दिन का एक्सटेंशन मिला। 7 जनवरी 2025 को 12 साल में पहली बार जमानत मिली। तो ये आसाराम की कहानी है। आसाराम की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें कई घंटों खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी से है, सवाल सिस्टम से है, सवाल सरकार से है, सवाल अदालतों से है कि क्या वाकई हम ऐसे ही अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएंगे, बचाएंगे। आप एक शिष्या को इतने घिनौने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में वो पूरी कहानी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो 12वीं क्लास में एक आश्रम छिंदवाड़ा के अंदर आसाराम ने बनवाया हुआ था स्कूल और आश्रम टाइप से। वहां पर वो लड़की पढ़ती थी अपने भाई के साथ। अचानक से एक रात उस लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। आपने फिल्म देखी होगी या जो वेब सीरीज है, एक वेब सीरीज आपने देखी होगी, उसमें जो फिल्माया गया है कुछ उसी तरह की कहानी है। एक रात जो है वो लड़की को बेहोशी होने लगती है और उस वक्त में शिल्पी नाम की इनकी वार्डन थी और वो वार्डन शिल्पी वो डॉक्टर के पास में नहीं ले जाती है। उल्टा जो है बताया जाता है, इसके परिवार के पास में खबर भेजी जाती है कि लड़की पर कोई भूत प्रेत का साया है। लड़की का पिता, उसका परिवार वो लड़की को छिंदवाड़ा से 1000 किलोमीटर दूर जोधपुर आश्रम में लेकर के भागते हैं और वहां पर आसाराम दूर से ही देख करके उस लड़की को कहता है कि ये लड़की तो वही है भूत प्रेत वाली। इस तरीके से भावनाओं के साथ में उस बेटी के साथ में, उस परिवार के साथ में खेला गया और उसके बाद में उस परिवार ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। निर्भया के बाद में अगर शायद नए कानून नहीं बनते तो शायद आसाराम की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाती। लेकिन आज आसाराम खुली हवा में सांस ले रहा है और उसका परिवार दहशत में है। सोचिए, यही है मोदी राज। क्या ये मोदी राज पर एक करारा तमाचा नहीं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।